हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम इतिहास में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मगध देख रहे हैं। और मगध का हम अंतिम शासक वंश देख रहे हैं। अंतिम वंश कौन सा है? मगध का हमारा अंतिम वंश है सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक कौन है? सिमुक है। तो सिमुक में हम देख रहे थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो इसका जो इसने क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म को कुछ दान में दिया था, यानी एक ग्राम दान में दिया था, जिसका क्या नाम है? आज कालकीय तथा कार्ले नामक ग्राम इनको दान में दिया था। तो इसका जो अगला शासक आता है, देखते हैं हम क्या देख रहे हैं। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश संस्थापक कौन है? संस्थापक है आपके कौन? सिमुक। सिमुक संस्थापक कौन है? सिमुक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर यहाँ संस्थापक ही पूछा जाता है। इसका अगला शासक जो हमारा आता है वो आता है वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी। कौन आता है? पुल्लुमावी अगला शासक इसका। सातकर्णी के बाद कौन आता है? वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को, सॉरी यहाँ पर कौन है? सातकर्णी नहीं, सातकर्णी के बाद आता है वशिष्ठ पुत्र। कौन आता है? पुल्लुमावी। पुल्लुमावी पुल्लुमावी सातकर्णी के बाद कौन आता है? पुल्लुमावी आता है। इसके समय उज्जैन के शासक यानी शक वंश ने फिर दोबारा आक्रमण करते हैं। इसके समय दोबारा आक्रमण करते हैं। इस समय उधर से जो उज्जैन के जो शासक थे यानी शक शासक जो थे, वो दोबारा इसके समय आक्रमण करते हैं। किसके समय? पुल्लुमावी के समय, और इसे पराजित कर देते हैं। तो उधर से कौन नेतृत्व कर रहा था? रुद्रदामन कर रहा था। कौन कर रहा था? रुद्रदामन। तो लिखते हैं उज्जैन के शक वंश, उज्जैन के शासक शकों ने पुनः आक्रमण किया। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रुद्रदामन जिसका नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। तो जब पुल्लुमावी के समय जब आक्रमण करते हैं दोबारा, तो उस समय कौन उज्जैन का जो यानी शासक थे, यानी उज्जैन की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? रुद्रदामन कर रहा था। शकों की तरफ से कौन कर रहा था? रुद्रदामन कर रहा था। और इधर से कौन था? पुल्लुमावी था। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था। इसके आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि पुल्लुमावी जो है पुल्लुमावी को रुद्रदामन ने परास्त कर दिया। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में कौन जीतता है? इस युद्ध में जीतते हैं शक, जीत जाते हैं।
और यानी कि वशिष्ठपुत्र यानी सातवाहन वंश की तरफ से जो था पुलमावी वो हार जाता है यहाँ पे। तो इसने यानी शकों ने अपना बदला ले लिया, क्योंकि जब रुद्रदामन इसको हरा देता है, इसके पहले सातकर्णी के समय जब आक्रमण करते हैं तो क्या होता है, ये यानी सातवाहन वंश वाले जीत जाते हैं, शकों को हरा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, दोबारा रुद्रदामन अपना बदला ले लेता है, यानी इन्हें हरा देता है। अब अगला देखते हैं कि परास्त तो कर देता है, यानी कि पराजित तो कर देता है, लेकिन क्या करता है, ये आपस में वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। यानी कि पहले ऐसा बहुत होता था कि अगर कोई राजा है, युद्ध किया या कहीं हारा है, कुछ हुआ तो मतलब युद्ध करके शादी विवाह अपना कर लेते थे। तो ये क्या करते हैं, दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये दोनों आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। रुद्रदामन जब आक्रमण करता है किसके ऊपर, सातवाहन वंश यानी कि पुलमावी के ऊपर, तो क्या करता है, पुलमावी हार जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, दोनों जो है आपस में वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। तो आगे देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं, 2-4 पॉइंट हमें देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा किसने शुरुआत की है, सातवाहन वंश, सातवाहनों ने ही, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा। और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किसने किया है, गुप्त वंश में किया गया है। यानी सबसे ज्यादा दान किसने दिया है, तो गुप्त वंश में दिया गया है ब्राह्मणों को। ये चीजें देखते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमें अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये है कि ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा किसने चालू की, सातवाहनों ने चालू की। भूदान देने की प्रथा सातवाहन वंश से, यानी सातवाहनों ने शुरू की, सीधी सी बात, सातवाहन वंश में, यानी सातवाहनों ने शुरू की, क्या किया, शुरू किया। किंतु इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं, सबसे ज्यादा दान कौन देते हैं, किंतु सर्वाधिक दान कौन देते हैं, गुप्त वंश में दिया जाता है, गुप्त शासकों ने दिया। किंतु सर्वाधिक दान गुप्त शासकों ने दिया। ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा कौन शुरू करते हैं, सातवाहन शासकों ने शुरू किया। और सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक दान कौन देता है, गुप्त शासकों ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा कहां से शुरू होती है, सातवाहन वंश से शुरू होती है। कर्मचारियों को वेतन के बदले
भूमि देने की प्रथा सातवाहनों ने प्रारंभ किया। तो वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा कौन स्टार्ट करता है, यानी कि शुरुआत कौन करता है वेतन के बदले भूमि देने का कार्य? सातवाहन वंश के शासक स्टार्ट करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, और इसका भी सब सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? गुप्त शासकों ने किया। सर्वाधिक प्रयोग गुप्त शासकों ने किया। शासकों ने किया। कौन करता है? गुप्त शासक करते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत में इसी का नाम क्या पड़ जाता है? इजारेदारी व्यवस्था इसी को कहते हैं दिल्ली में। यानी दिल्ली सल्तनत जब हमारी चलती है तो उस समय क्या कहा जाता है? भूमिदान को, वेतन के बदले जो भूमि दी जाती थी उसे इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगता है। अगला देखते हैं, ये जो सातवाहन समाज था, ये जो सातवाहन वंश का जो समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा था? सातवाहन वंश में समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन वंश में कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक था। यानी कि अगर कोई भी पहचान अगर बतानी है या कुछ भी करना है तो किसके नाम से होता था? माता के नाम से। लेकिन यहाँ का राजा कौन रहता था? पुरुष ही रहता था। जबकि राजा पुरुष ही रहता था। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। लेकिन यहाँ का जो राजा होता था कौन होता? पुरुष ही होता था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इन्हीं के समय सीसा का सिक्का चलाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि सीसा का सिक्का किसने प्रारंभ किया या कब प्रारंभ होता है? तो कब प्रारंभ होता है? सातवाहन वंश में। शीशे की सिक्का का प्रारंभ कहां से होता है? सातवाहन वंश में होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं, सीसा के सिक्कों का प्रयोग होता था। यानी कि सातवाहनों के समय सीसा के सिक्के चलते थे। किसके सिक्के? सीसा के सिक्के। और चांदी के सिक्के भी चलते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? कासापड़। क्या कहा जाता? चांदी के सिक्कों क्या कहा जाता था? कासापड़। चांदी के सिक्कों को कासापड़ कहा जाता था। तो सीसा के सिक्कों का प्रयोग सातवाहन वंश के समय होता है। और इस समय जो चांदी के सिक्का चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कासापड़ कहा जाता था। आगे देखते हैं, और यही जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सुवर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कासापड़ कहा जाता था और सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहा जाता था। सोने के सिक्कों को
सुवर्ण कहा जाता था। कहा जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। यहां से हमारा सातवाहन वंश समाप्त होता है। और एक चीज की, ये जो सातवाहन वंश जो था ये गोदावरी नदी के तट पर था, यानी गोदावरी नदी के तट पर था, तो यहाँ की भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यह यहाँ पर फसल ज्यादा अच्छी होती थी, अच्छी खासी फसल होती थी। और हमने क्या देखा, ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा किसने, कहाँ से शुरू होती है? सातवाहन वंश से शुरू होती है। और इसका सर्वाधिक प्रयोग किस समय होता है? तो गुप्त वंश के समय होता है, गुप्त वंश के समय। और हमने क्या देखा, शीशे के सिक्का का प्रयोग सातवाहन वंश से होता है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम इसके आगे देखते हैं कुछ विदेशी आक्रमण इनके समय हुए थे, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।